नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों को से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया और कई लोगों के बहुत सवाल जवाब भी आए उसमें, और उन्हीं सब चीज़ों को लेके एक आगे नई वीडियो बनाने की तैयारी करी है। और इसमें जो यहाँ की गवर्नमेंट के थर्ड कंट्री के रूल रेगुलेशन है, इस वाली वीडियो में हम आगे बात करेंगे। थर्ड कंट्री के रूल रेगुलेशन जो हमारे पे लागू होते हैं जब हम लोग सब थर्ड कंट्री में आते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे कि हमारे ऊपर भी क्या रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो इसी बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो आज बात कर रहे थे कि यहाँ के गवर्नमेंट के क्या क्या रूल रेगुलेशन अभी जो इस साल लागू हुए हैं, ठीक है। और जो हम थर्ड कंट्री में आते हैं, हम लोग सारे के सारे जितने भी एशियंस लोग हैं, फिलीपींस हो गए, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबके लिए सेम रूल रेगुलेशन है। यानी जो भी यूरोपियन कंट्री से बाहर के लोग हैं, हम वो सब थर्ड कंट्री में आते हैं, तो उनके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है, बाकी आप लोग उस बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एक बात कर लेते हैं वर्क परमिट को लेके। तो वर्क परमिट का ऐसा है कि आप लोग जब भी आपका वर्क परमिट आए, उस वर्क परमिट को आप चेक करें, क्योंकि उस अभी फिलहाल के लिए अभी कुछ दिनों पहले एक भाई के साथ ऐसा हुआ कि उसको बीएफएस से वापस भेज दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि उसका सरनेम, यानी 3 नाम थे उसके, उसमें पूरा नाम में, उसमें से एक नाम बीच में से मिसिंग था उसके वर्क परमिट में, ठीक है। वो किसकी गलती से हुआ, किसकी गलती से नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, मगर उसमें एक नाम मिस था, तो इस वजह से उसको वीएफएस से उसकी फाइल नहीं ली गई, उसको वापस भेज दिया गया वहां से। तो सबसे पहले तो जब भी आपका वर्क परमिट आया, आप उसमें सबसे पहले उसको चेक कर ले कि उसमें जो भी नाम, जो भी डिटेल आपके पासपोर्ट की है, जो भी पासपोर्ट के अंदर आपकी डिटेल मेंशन है, आपके सर्टिफिकेट्स में मेंशन है, वो सारी की सारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों की वजह से वीएफएस से वापस आ जाते हैं, क्योंकि लोग बाग कई महीने, आप लोगों को पता है कि 5-5, 6-6, 7-7 महीने इंतजार करते हैं इन सब चीजों का, उसके बाद में वीएफएस का नंबर आता है। और फिर वीएफएस में इन सब चीजों की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से फाइल वापस हो रही है तो दिक्कत है, ठीक है। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी आपका वर्क परमिट आए, आप उसको अच्छी तरीके से तसल्ली से पहले चेक कर लें कि कोई भी करेक्शन ना हो। तो अब आ जाते हैं, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात करते हैं यहाँ की बैंक की। ये इन भाइयों के लिए है जो अभी क्रोशिया में हैं, अभी नए आए हैं, उनके बैंक अकाउंट खुले हैं, या 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ आए हुए, और उनको पहली सैलरी मिली है या मिलने वाली है, तो वो अपने घर में पैसे कैसे ट्रांसफर करें। तो अगर एक तो जरिया यह है कि आप अपने बैंक से ही अपने इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो पैसे किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि जब भी आप यहाँ से पैसे ट्रांसफर करते हैं अकाउंट टू अकाउंट, अपने ही बैंक, यहाँ के ज़ैग्रेब में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला है, उस अकाउंट के थ्रू आप इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने मम्मी के, पापा के, बहन के, भाई के, वाइफ के, तो उसका सबसे पहले तो एक स्विफ्ट नंबर आता है बैंक का, ठीक है। हर किसी बैंक का एक स्विफ्ट नंबर होता है, तो आप लोगों ने आईएफएससी कोड ही सुना होगा, ठीक है। और किसी भाई को अगर स्विफ्ट कोड के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी वरना मैं बता देता हूं कि हर बैंक का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। जब भी आप यहाँ के बैंक में जाएंगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए इंडिया के बैंक में, तो वो आपसे उस बैंक का स्विफ्ट नंबर मांगेंगे। अगर किसी भाई को स्विफ्ट नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जिस भी बैंक में आप पैसे डाल रहे हैं इंडिया में, उस बैंक का आप गूगल पे सर्च मारेंगे और गूगल में लिखेंगे कि भाई एसबीआई स्विफ्ट कोड या एक्सिस बैंक स्विफ्ट कोड, तो वो आपको वहां का स्विफ्ट कोड निकल के आ जाएगा। ये सब जो जानकारियां ये गूगल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप परेशान ना होके स्विफ्ट कोड वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और स्विफ्ट कोड के द्वारा हम यहाँ से अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर दिक्कत क्या होती है,
जब भी हम यहाँ से फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं इंडिया में किसी भी अकाउंट में जाके, तो वहां पे वो पैसे डायरेक्टली नहीं जाते हैं, ठीक है। पहली बार की मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इजीली हो जाता है। मगर जो फर्स्ट टाइम जो भाई भी ट्रांसफर कर रहा है, वो अपने घर वालों को ये बोल के रखे, यानी जिसके भी अकाउंट में वो पैसे जा रहे हैं उसको बोल के रखे कि जब भी यहाँ से आपके पैसे कट जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे यहाँ से कट चुके हैं यूरो। और उसके बाद में जब इंडिया में वो पैसे पहुंच जाते हैं तो बैंक वाले डायरेक्टली ऐसे पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि एक वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है इसमें कि जो भी कार्ड यानी जो भी खाता धारक है, जो भी अकाउंट होल्डर है जिसके नाम भी आपने पैसे भेजे हैं, वो बकायदा बैंक में जाएंगे, वहां पे एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरेंगे। और ये फर्स्ट वाली है, उसके बाद में हर बार नहीं करना होता, सिर्फ ये फर्स्ट टाइम में होता है कि बैंक वाले भी पूछते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल पैसे आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन है जो भेज रहा है आपको। तो ये सब प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके सिंपल सा एक फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरेंगे जिसके भी नाम आपने वो पैसे भेजेंगे वो फॉर्म भरेंगे, वेरिफिकेशन क्लियर करेंगे और वो अपना अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। उस जब तक आप ये प्रक्रिया नहीं करेंगे ये आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, यानी वहां पे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे मगर वो आपको देंगे नहीं, ठीक है। तो ये बात होगी बैंक अकाउंट की। इसी का दूसरा एक ऑप्शन और है कि यहाँ पे एक वॉइस ऐप चलता है, ठीक है। आप उसके थ्रू भी, जैसे हमारे इंडिया में फोन पे गूगल पे चलता है, एक इसी तरीके से यहाँ पे वॉइस ऐप चलता है, ठीक है। आप उसको अपने अकाउंट में, जो यहाँ का क्रोशियन अकाउंट है, आप उसके अंदर उसको अटैच करेंगे, उसमें आपकी वैलिडिटी आरसी लगती है वॉइस ऐप में। आप उसको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद उस ऐप को चालू कर सकते हैं, और उसके बाद में तो आप डायरेक्टली ही किसी के अकाउंट में भी पैसे डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो डायरेक्टली हो जाता है। यानी वॉइस ऐप से आप सीधे सीधे पैसे भेज सकते हैं और सीधे सीधे वहां से पैसे भी रिसीव हो जाते हैं। मगर अगर आप बैंक के थ्रू भेजना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ अपने बैंक से और बैंक के थ्रू ही भेजना चाहे सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से, तो उसके लिए आपको ये जो मैंने अभी प्रक्रिया बताई है, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाइयों, तो अब ये तो बात हुई है बैंकों की। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारे जो हम लोगों के ऊपर रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, हम लोगों के ऊपर, हम थर्ड कंट्री से आते हैं, तो थर्ड कंट्री से आने के बाद में हमारे ऊपर भी कुछ रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। कुछ क्या, काफी है, कम से कम नहीं तो 8-9-10 पेज हैं। तो मैं एक एक करके, तो इतना क्योंकि लंबा चौड़ा 9-10 पेजों का ये है इसके अंदर आर्टिकल, तो ये सारा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो मैं मोटा मोटा थोड़ा बहुत 1-2 पेज पढ़ दूंगा, बाकी आप वीडियो में आगे बने रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर ये मैं पेज डाल रहा हूँ, बाकी तो मैं इस वेबसाइट का, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, आप इसको, इसकी वेबसाइट पे जाके और आप इसमें से ये जितने भी पैराग्राफ है आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर कोई भाई नहीं इतना कर पा रहा तो मैं ये अभी वीडियो में कुछ नहीं बोलूंगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैं पेज डालता रहूंगा, ये जो भी 8-9 पेज है ये धीरे धीरे आपको पेज आगे 1, 2, 3, 4 आते रहेंगे और आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर कोई भाई गूगल में भी पढ़ना चाहता है तो ये वेबसाइट की आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ, आप इस वाली वेबसाइट पे भी जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, इस पे भी आप जाके ये पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। क्योंकि इन सब चीजों से आप लोगों का फायदा क्या होगा कि आप लोगों को भी पता होगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों के क्या हक हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उसके बारे में भी ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। तो प्लीज आप लोग इसको देखें, इसको पढ़ें। मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है ये सारे के सारे पेज ऑलरेडी, और जो भी कोई भाई अगर इस वेबसाइट पे जाके अगर देखना चाहता है तो देख सकता है। तो चलिए, ज्यादा आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा और आप प्लीज ये पेज पढ़ने स्टार्ट कीजिए।
आई होप सो कि आपने ये सारे के सारे पेज, ये सारे का पूरा आर्टिकल आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। ये समझने वाली चीज़ है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का बस एक यही मकसद था कि आप लोगों को ये सब चीज़ें जानकारी दे दूँ, ठीक है। बाकी तो गूगल पे सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी गूगल से ही निकालता हूँ, ठीक है। काम करने के बाद थोड़ा बहुत समय निकालता हूँ, और मगर ये सब चीज़ें करनी जरूरी होती है, क्योंकि कई भाई निकाल लेते हैं, कई भाइयों को नहीं पता होता है। तो उस वजह से मैं ये वीडियो में बना के डाल दिया है कि भाई सारे भाई इसको पढ़ सकें। अगर कोई भाई नहीं भी पढ़ पा रहा है तो अपने जो घर के अंदर बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप उनसे पढ़वाइए, उसको समझिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग अपना ध्यान रखें, और इसी तरीके की वीडियो के साथ में मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार भाइयों।